करियो मंजिल जिगरास जाए छमनू माए माशानी भूला दूं कैसे मनाजिर तेरी क्या कहने बहारों के मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह और माशाल्लाह आपकी आवाज़ पर। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, वैसे तो इनको पता चल और गया मेरे होगा। साथ है गजल अशरफ और आज है कश्मीर डे और कश्मीर डे पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के गली कूचों में और बड़ी शाहराहों पे इस वक्त कश्मीर की रैलीज निकल रही हैं और इस हवाले से हम आगे जाके खुसूसी सेगमेंट भी करेंगे और कश्मीरियों की कुर्बानी के हवाले से बात भी करेंगे। हम आगे जाकर इसके ऊपर पूरा एक सेगमेंट करेंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी सोशल स्टोरीज। लेकिन सोशल स्टोरीज को भी स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। वाह। आपको पता है कि मेकअप मैं भी करती हूँ, डेली बेसिस पे लोग करते हैं। हाँ, आप नहीं करते होंगे लेकिन मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मेकअप पसंद होता है। तो उन खवातीन के लिए, उन मर्द हजरात के लिए मेरे पास एक जो है स्टोरी है आपको बताने के लिए, क्योंकि एक रिसर्च की गई है जिसमें ये बात सामने आई है कि जितने भी आप मेकअप ब्रशेस को यूज़ करते हैं ना, कि अगर आप उनको वॉश नहीं करेंगे वो थोड़े से गंदे होंगे तो उसके अंदर इतना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, इतना ज़्यादा कि एक टॉयलेट सीट के ऊपर जितना होता है मतलब उससे भी ज़्यादा। और उससे क्या होगा कि आपकी स्किन ख़राब होगी, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, आपकी इरिटेशन होगी, पिंपल्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। स्किन आप जिन लोगों की सेंसिटिव होती है उनकी, तो ये चीज़ रिसर्च से सामने आई है कि आपने अपने ब्रशेस को वॉश करना है और अच्छे तरीके से वॉश करना है। और वैसे भी आपको पता है कि तो डर्माटोलॉजिस्ट भी ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि वंस अ वीक आप अपने ब्रशेस को क्लीन कर लें एटलीस्ट, क्योंकि इससे आपका जो स्किन है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। कोई भी आप क्लींसिंग से कर लें, बेबी शैम्पू से कर लें, लेकिन आपने साफ अपने ब्रशेस को जरूर करना है। बिल्कुल ऐसे है। और ये जो किसी की स्किन पे यूज हुआ ब्रश है उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये मेरा पैगाम सबके लिए, स्पेशली राबिया और सनम के लिए है कि आइंदा बाद आपने हमारे ब्रशेस का ख्याल रखना है। जो ब्रशेस हमारे ऊपर यूज हो रहे हैं उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो खबरें गजल ने बताई हैं ये कोई हौसला अफजा नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हम सोशल स्टोरीज की जानिब। और पाकिस्तान में आपको पता है कि पहली बार मगरमच्छ फार्मिंग का आगाज कर दिया गया। माय गुडनेस। हाँ, इससे बहुत से फायदे भी होने वाले हैं। सुनने में थोड़ा सा हैरान कुन है लेकिन फायदे इसके बहुत ज्यादा। और फायदे क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पाकिस्तान में पहली बार जैकबाबाद में मगरमच्छ फार्मिंग का बाज़ाब्ता आगाज किया गया है और जिसका मेन जो मकसद है वो ये है कि चमड़े की सनत को फरोग देना, सियाहत को तरक्की देना है। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे फिर देखने के लिए। और ये मनसूबा जो है ये बंजोर फार्म हाउस में शुरू किया गया है, जहां फिलहाल 10 दरामदशुदा मगरमच्छ रखे गए हैं, जबकि मुस्तकबिल में अफजाइश के जरिए उनकी तादाद बढ़ाने का भी ये मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। और जो मगरमच्छ है उसकी तकरीबन 5 साल में बालिग वो हो जाते हैं और उनकी लंबाई 21 फुट तक जा सकती है और वजन 1 टन तक भी पहुंच सकता है। उनकी खाल आलमी सतह पर महंगी चमड़े की मसनूआत में इस्तेमाल होती है, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक नया मौका भी फराहम कर सकती है। और अगर ये मंसूबा कामयाब रहा तो पाकिस्तान में मजीद मगरमच्छ फार्म कायम किए जा सकते हैं, जो मईशत के नए शोबों को मुतारिफ कराने में मददगार साबित होंगे। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टोरी। और ये हमारे मॉर्निंग शो की खुसूसियत भी है। जो पहला सेगमेंट है इसमें हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के किस कोने पे, किस जगह पे, किस शोबे पे क्या काम हो रहा है और क्या अच्छा काम हो रहा है। और डेफिनेटली हम अगर 5 दिन आपके साथ नॉट ओनली पाकिस्तान, हम दुनिया की खबरें भी शेयर करते हैं, दुनिया की खबरें भी देते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का टच भी गजल होता है और हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। वैसे तो हम रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक जब सुनते हैं दूसरा लगता है सब कुछ जो है वो गिर चुका है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन इस तरह की खबरें हमारी मईशत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आगे जो मेरे पास खबर है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त खबर है लाहौर से, जहां पे पाकिस्तान का पहला सरकारी आर्टिज्म स्कूल बनाने का फैसला किया गया। दैट इज वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी आर्टिज्म स्कूल के क़याम का ऐलान किया है, जिसका मकसद वालिदैन पर माली बोझ कम करना
और आर्टिज्म में मुब्तला बच्चों को बेहतरीन इलाज फराम करना है। अच्छा, अगर आर्टिज्म की थोड़ी सी बात कर ली जाए इससे पहले कि मैं स्टोरी कंप्लीट करूं, ये बेसिकली स्पेशल चाइल्ड भी आप इनको कह सकते हैं। इनमें कन्वे करने की सलाहियत शायद कम हो, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, लेकिन सोशल इंटरेक्शन, एग्जैक्टली सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन इनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं गज़ल, वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। बाज़ लड़के मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, बाज़ लड़के बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मौसीकार होते हैं। तो ये आर्टिज्म स्कूल उनको ये तमाम तर जो उनके अंदर फ़न है उसको उबारने की कोशिश करते हैं। ये स्कूल मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा और वज़ीर आला ने वादा किया है कि ये मंसूबा 1 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल किया जाएगा। और ये जो आर्टिज्म स्कूल का मंसूबा है इसको लाहौर में कायम किया गया है। लाहौर में इसका पहला सेंटर होगा और इसके अलावा 10 मुख्तलिफ इदारों में आर्टिज्म यूनिट्स कायम किए जाएंगे, जो कि 28 बैग पार्डन खुसूसी तालीमी इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड भी किया जाएगा और खुसूसी बच्चों के लिए जॉब फेयर का इनेकाद भी किया जाएगा। ये इकदाम यकीनी तौर पे खुसूसी बच्चों के लिए तालीम और रोजगार के मौके बढ़ाने में मददगार साबित होगा। वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा ये बड़ा इकदाम है जो करने जा रही हैं या फिर कर लिया गया है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। और इससे होगा ये कि ज़ाहिर थेरेपिस्ट भी हायर किए जाएंगे जो उनकी टेक केयर करेंगे बच्चों की, और उनकी जितनी भी अंदरूनी सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जाएगा। अब आपने लाहौर की बात की तो अब मैं आपको लिए चलती हूँ सिंध। ठीक है, वहाँ पर कुछ हुआ, पंजाब से सिंध। जी हाँ, अब वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया गया जी, और अलग थानों का क़याम का भी फैसला हो गया। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हुकूमत सिंध ने कराची समेत को बताया ना, उनको होशियार करें। मैं साथ साथ मतलब ज़ाहिर अभी तो आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको मुनाफा ले रहा हूँ। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे के तमाम डिवीजन्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का ये मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जबकि मुनाफाखोरों के लिए अलग से नए थानों के क़याम का भी फैसला किया गया और नए नए थाने होंगे, उसमें आप जाएंगे जो मुनाफा कमा रहे हैं। फैसले का मकसद क्या है? अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशों को रोकना है, जबकि तमाम गुदामों को रमज़ान से पहले रजिस्टर्ड करने का भी फैसला किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बचत बाज़ारों में भी अशिया ज़रूरिया के खुसूसी स्टॉल्स और फलों की मुकर्रर करदा कीमतों को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। सिंध भर की सब्ज़ी मंडियों को कोल्ड स्टोरेज रजिस्टर्ड किए जाएंगे और इसके साथ साथ उनकी निगरानी भी की जाएगी ताकि वो ज़्यादा कीमत पर अशिया ना बेचें, क्योंकि आपको पता है अब आगे रमज़ान भी है, तो फिर ऐसे जब रमज़ान आता है या फिर कोई भी ऐसा मजहबी इवेंट आता है उसमें पर लग जाते हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतों को फ़ायदा उठाते हैं लोग। बिल्कुल ऐसी है। सिंध हुकूमत को ये काम जल्द अज जल्द करना चाहिए, मुनाफाखोरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जिस तरह ये बता रही है ना, ईद आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए तो पूरी दुनिया में प्राइसेस कम होती हैं, डिस्काउंट रेट्स के ऊपर तमाम तर बड़े बड़े मेगा स्टोर्स चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो टमाटर अगर आपको आम दिनों में 80 या 100 रुपए किलो मिलते हैं तो रमज़ान में वो 300 रुपए किलो मिलेंगे। इसी तरह से अगर सेब की बात कर ली जाए, फ्रूट की बात कर ली जाए, वो अगर आम दिनों में आपको 200 पर केजी मिलेगा तो रमज़ान में वो 400, 500, 600 पर केजी मिलता है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है और इसकी हमें हौसला शिकनी भी करनी चाहिए और हुकूमत के इस काम को सराहना भी चाहिए। और हुकूमत से ये भी गुजारिश करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द ये काम स्टार्ट किया जाए ताकि जो गरीब आदमी की ज़िंदगी है उसमें ये चीज़ें खलल डालती हैं तो उनके लिए आसानी पैदा हो सके। अब थोड़ा सा सिंध से भारत का रुख करते हैं और भारत की तरफ चलते हैं। भारत जहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या हुआ, ये सुनते हुए शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन ये वाक़या बहुत अजीबोगरीब है। खातून ने शोहर का गुर्दा बेचकर रकम भी ली और साथ फरार भी हो गई। ऐसा भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हुआ क्यों ये मैं आपको बताता हूँ। भारतीय रियासत त्रिपुरा के इलाके उदयपुर में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया, जहाँ एक खातून ने अपने शोहर को माली मसाइल के बायस, उनके माली मसाइल थे उसके बायस गुर्दा बेचने पर उनको आमादा किया और बाद में वही रकम लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। ये जोड़ा मुश्तरका तौर पर अपने गुर्दे फ़रोख्त करने पर राज़ी हुआ था, मतलब दोनों ने फ़रोख्त करने थे, लेकिन रकम मिलने के बाद बीवी अपने खुफिया आशिक के साथ गायब हो गई, जबकि शोहर बेचारा सदमे में रह गया। और कुछ अफराद माली फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आज की स्टोरी का बेसिकली मतन और खुलासा यही था, क्योंकि आप देखें कि फाइनेंशियल इश्यूज थे उन्होंने दोनों ने ये जॉइंटली डिसाइड किया कि हम अपना गुर्दा बेचेंगे। और गुर्दा बेचने के लिए जब दोनों गए तो जो बीवी थी वो अपने सीक्रेट लवर के साथ चली गई। तो इससे हमें सबक ये भी मिलता है कि अपने भी धोखा दे सकते हैं, ऐसा ही है ना, बीवी भी धोखा दे सकती है। एग्जैक्टली वही ना, बहुत करीबी साथी जो होते हैं वो नॉट सबको नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभार ऐसा, हाँ, लेकिन ऐसा होता है, सारा दुनिया में हो रहा है, तो इससे सबक हासिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी कि दांतों में खलाल करने के हैरान कुन फवाइद।
अक्सर मतलब दांतों की सफाई करने में बिल्कुल अक्सर आपके दांत, अगर आप कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ इस तरह चिकन वगैरह या फिर कोई मीट वगैरह आपके दांतों में फंस जाता है, तो आपको पता है आप तीली की मदद से या फिर अपनी फिंगर की अक्सर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके कितने ज़्यादा फायदे होते हैं शायद ये हम लोगों को नहीं पता था। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपके दिल की बीमारियां, फालिज से बचाव मुमकिन है। एक तवील अमरीकी तहकीक के मुताबिक दांतों में खलाल करना यानी कि सफाई करने से ना सिर्फ दांत जो है वो आपके मुफीद होंगे, बल्कि इससे फालिज और दिल की बीमारियों के खतरात भी कम हो जाएंगे। और 25 साल पर मुखीद तहकीक में 6000 अफराद का डाटा तज्जिया किया गया है, जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो लोग हफ्ते में कम से कम सिर्फ एक बार दांतों की सफाई करते हैं, उनमें फालिज के इम्कानात 22% और अमराज़ कल्ब के खतरात 44% तक कम हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि माहिरीन ने यह भी बताया है कि दांतों की सफाई के लिए हलाल करना एक आसान और हर किसी की दस्तरस पे मौजूद तरीका है, जो ना सिर्फ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बल्कि साइंसी लिहाज से भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ऐसे ही आपने दांतों की सफाई करनी है और आज के इस क्लिप के बाद आपने मॉर्निंग शो देखने से पहले ही कर लेनी है ताकि आपको क्लिप भी याद रहे और हमारा मॉर्निंग शो जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ये भी आपको याद रहे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, आज एक ऐसा दिन है जो सिर्फ एक दिन की याद नहीं बल्कि एक तारीखी ऐद की तजदीद है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, जो दिन जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है और बसने वाले मुसलमान हों या फिर इंसानी हुकूक के अलंबरदार कश्मीरी अवाम की जदोजहद की को आज़ादी जो है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह एक पूरी कौम गुज़श्ता कई दहाइयों से जुल्म बर्बरियत का सामना कर रही है, मगर उनके हौसले और आज़ादी की तड़प कभी कम नहीं होती। हम बात कर रहे हैं भारत के गैर इंसानी मजालिम और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों की। सवाल बनता है कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी क्या बनती है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर आखिर अमल दरामद कब होगा? एग्जैक्टली और जिस तरह से आपको पता है ना कि आज टैबलोस भी किए जा रहे हैं, वॉक्स भी की जा रही हैं, हाथों की जंजीरें बनाई जा रही हैं, फिर इसके साथ सेमिनार्स भी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ। तो ये आज का दिन इसी मुनासबत से और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि यौम यकजहती कश्मीर बनाया जा रहा है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से भारत ने कश्मीरियों को जबरी तसल्लुत किया हुआ है, जिस तरह से उनका हक़ खुद इरादियत छीना हुआ है, तो हर तरह का वसाइल उसने इस्तेमाल किए हैं। बट ये तमाम तर सूरत हाल हम जानेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद हैं इस वक्त डी चौक में, रिजवान अब्बासी साहब। रिजवान, वेलकम टू सुबह की सोच। ये बताएं कि आप डी चौक पर मौजूद हैं, कैसा माहौल है, सिक्योरिटी की कैसे इंतजामात हैं, बच्चे भी मौजूद हैं? देखें गज़ल, हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तानी मुल्क भर में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं वो भरपूर अंदाज में कश्मीरियों के साथ अपना वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में और डी चौक में भी एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है। वजारत अमूर कश्मीर की जानिब से दफ्तर खारजा का ताउन भी उसमें शामिल है और बड़ी तादाद में यहाँ पर कश्मीरी रहनुमा शामिल हैं और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है वो यहाँ पर मौजूद है। और तमाम जो लोग यहाँ पर डी चौक पहुँचे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जो पहुँचने वाले हैं वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती कर रहे हैं और अपना जो पैगाम है कि आप उनसे भी बात करें। बिल्कुल आपके साथ मौजूद है ज़ुमरत खान साहब। जी बिल्कुल, ज़ुमरत खान साहब अभी हमारे साथ पहुँच चुके हैं। अवैस हसनैन भाई और मैं इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, आज के दिन के हवाले से कश्मीरी भाइयों के लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए जी, आज के दिन के हवाले से सारा पाकिस्तान, चारों सूबे जीबी कश्मीर यकजहती करते हैं। हम मकबूजा कश्मीर के उन माओं, बहनों, बुज़ुर्गों और बेटियों के साथ जो पिछले 78 सालों से जुल्म व तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। और आज 5 फरवरी का जो दिन होता है ये यौम यकजहती कश्मीर होता है। और आज आपने देखा कि माशाअल्लाह पाकिस्तान स्वीट होम के मेरे हज़ारों की तादाद में बेटे, बेटियां और कैडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वो मैसेज देने के लिए उन बच्चियों को और बच्चों को जो मकबूजा कश्मीर में कि आप तनहा नहीं हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। और पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बच्ची कश्मीरी बच्चियों और बच्चों के साथ मैं समझता हूँ कि शाना बशाना खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाना कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जो पिछले 78 सालों से जो जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, बच्चियों पे उनके हकूक़ ख़त्म हो चुके हैं, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, सारे के सारे राइट्स ख़त्म हो चुके हैं, उनको फिल फॉर बहाल होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को इस पर फौरी तौर पर अमल करना चाहिए और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि आज आपने बड़ा ही बेहतरीन पैगाम दिया आपने उस पार जो हमारे कश्मीरी हैं। आप क्या समझते हैं मसले कश्मीर के हवाले से, चूँकि आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है और आप बड़े चीज़ों में एक्टिव भी नज़र आते हैं, तो क्या क्या हल समझते हैं आपके मकबूजा जो कश्मीरी भाई हैं इस वक्त, उनकी आज़ादी का क्या हल है? देखें जी, हाल तो वो खुद देखे गए हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का हर बच्चा उसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ उन शौदा के, माओं को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, जो बच्चे वहाँ पे शहीद होते हैं और वो उनकी माएँ ये वसीयत करती हैं कि मेरे बेटे को पाकिस्तानी परचम के अंदर दफनाना है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा मैसेज नहीं है कि वहाँ का हर बच्चा पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहता है। और यहाँ का भी मैं समझता हूँ बिला तफरीक पार्टी, आज आप अगर देखें ये वाहिद दिन होता है कि जिसके अंदर सारी की सारी पार्टी यहाँ पे मौजूद है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, PTI, आज पाकिस्तान की सारी जमातें, सारी क़यादत 5 फरवरी को एक एजेंडे पे मुतफिक होती हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसमें कम अज कम किसी लेवल पे भी कोई इख्तलाफ नहीं है। तो मैसेज बड़ा ही वाज़ेह है कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उनको ये राइट है कि वो जिसके साथ मर्जी इलाक़ करें, लेकिन इलाक़ तो उनके दिलों ने कर लिया, उनके खून ने कर लिया है, उनके बच्चों ने कर लिया, उनके बुजुर्गों ने कर लिए। 78 साल पहले जो बुजुर्ग थे आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है। आज उनकी चौथी नस्ल भी, उनके बच्चे भी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो इससे मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सीधा सांबल है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और आज जो बच्चे आए हुए यहाँ पे, इनसे आप मिले, मेरी बेटियों से, मेरे बेटों से, ये क्या चाहते हैं, ये आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह हम ना उम्मीद नहीं है। और कश्मीरी भाइयों को भी मैं कहता हूँ, बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, कि इंशाल्लाह देर है अंधेर नहीं है। थैंक यू हसनैन जुमर्द खान साहब की बातें आपने सुनी। और आज हर पाकिस्तानी बूढ़ा, जवान और बच्चा कश्मीरियों के साथ भरपूर अंदाज में इज़हार यकजहती कर रहा है। अच्छा रिजवान, मैं चाहूंगा कि आप उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे बच्चे भी आपके साथ मौजूद हैं, जुमर्द खान साहब के साथ आए हुए हैं, तो उन बच्चों से भी अगर आप बात करें, वो उन बच्चों के क्या जज्बात हैं कश्मीर के हवाले से, मैं लाजमी सुनना चाहूंगा। अच्छा, मैं कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज आप यहाँ पर आए हैं डी चौक में कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? उन कश्मीरी भाइयों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी द ओनली थिंग दैट कैन गेट द कश्मीरीज द फ्रीडम दैट दे राइटफुली डिजर्व है हमारी प्योर इंटेंशंस, हमारी नेक नीति। जैसे अल्लाह ताला मेरे बाबा जान के हर काम में उनका हाथ पकड़ता है, हमें दिल से दुआ करनी चाहिए, अपनी नीयतें साफ रखना चाहिए और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। सर, आप क्या कहेंगे आज दिन के हवाले से, इस यौम यकजहती के हवाले से? माशाल्लाह, आप तो कहते हैं कि अल्लाह करे कि कश्मीर हमारा आज़ाद हो जाए अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह पे, इंशाल्लाह। और ये हमारा जज्बा आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह एक दिन हम लोग आज़ाद होकर रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के। हसनैन, आपने बातें सुनी यहाँ पर जो शुरका है। इस तकरीब की अगर हम बात करें तो ये तकरीब वजारत अमूर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर मुनक्कद की गई है। और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये बताएं कि बहुत ही अच्छा आपने बच्चों से भी बात की और जिस तरह से हम सुन रहे थे उनके तासुरात क्या थे। आज जो कश्मीरी क़यादत है वो दफ्तर खारजा में भी मौजूद है, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होंगी उस रिलेटेड भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखें, दफ्तर खारजा से एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी, वॉक का एहतमाम किया गया है जिसमें हुर्रियत क़यादत यहाँ पर शरीक है। हुर्रियत क़यादत के अलावा यहाँ पर जो वजारत मजहबी अमूर के जो ज़िम्मेदारान हैं, सिविल सोसाइटी है, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर साबिक़ वज़राए आज़म आज़ाद कश्मीर भी यहाँ पर पहुँचेंगे और एक बहुत बड़ा यहाँ पर 500 मीटर जो झंडा है वो यहाँ पर लहराया जाएगा और इंसानी हाथों की यहाँ पर जंजीर भी बनाई जाएगी। और यहाँ पर जो इख्तितामी खुतबा होगा वो वज़ीर जो अमूर कश्मीर हैं, इंजीनियर अमीर मकाम, वो यहाँ पर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी आज़ाद कश्मीर से और जो मकबूजा कश्मीर की यहाँ पर जो क़यादत है, हुर्रियत क़यादत, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं, जो लिबरेशन सेल के जो लोग हैं, वो यहाँ पर खिताब भी करेंगे और कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी, आप इस वक्त डी चौक से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कश्मीर डे के हवाले से पूरे पाकिस्तान में तकरीबात का सिलसिला जारी है और वो एक सईद अली गिलानी का मुझे जुमला याद है कि हम पाकिस्तानी हैं
पाकिस्तान हमारा है और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। एक तरफ 5 फरवरी की तकरीबात जारी हैं पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में, कश्मीर में, और दूसरी तरफ मुल्क की सियासत भी है जिस पे हमने डिस्कशन करनी है। बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लिखे गए खत ने सियासी मैदान में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ उनके वकील फैसल चौधरी इस खत के 6 नुकात की तस्दीक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ऐसा कोई खत मौसूल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने इस मामले पर शायराना अंदाज में तबसरा किया, जबकि पीटीआई के अंदर भी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। क्या ये खत वाकई एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा था या ये सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश है? इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए हम आज गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के सीनियर लीडर शौकत साहब। वेलकम टू सुबह की सोच। शौकत साहब, सबसे पहले तो सियासत पर बात करने से पहले आज चूंकि 5 फरवरी भी है, उस मुतालिक बात करेंगे। कैसे तासुरात हैं आपके, क्योंकि आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सबसे पुराना तनाज़ा है मसला कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप अंदाजा कर लें कि कश्मीर का इशू जब से हम पैदा हुए हम ये सुन रहे हैं कि कश्मीर का इशू है और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उस करारदादों पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आप अंदाजा कर लें कि अक़वाम मुत्तहिदा कितना बेबस है। तो बाकी देखें, कश्मीर के साथ जो जुल्म बर्बरियत जो कश्मीरी अवाम के साथ हो रही है, उसमें हर साल 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान जो है उनके साथ यकजहती का इजहार करता है। और ये खुशी की बात है कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशंस के किसके क्या एफिलिएशंस है, सब मिलकर कश्मीरियों के साथ यकजहती मनाते हैं। तो ये अच्छी बात है। पाकिस्तान को कश्मीर ही इकट्ठा कर सकता है और अभी तक इकट्ठा रखा हुआ है। तो कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों की हर स्ट्रगल में हम शरीक भी हैं और उनका ये अज़म भी करते हैं कि कश्मीर उनका साथ देते रहेंगे जब तक उनको उनकी आज़ादी नहीं मिलती और जब तक भारत का जुल्म और सितम ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे है शौकत साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक कश्मीर है जिस पे हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसमें पूरी कौम इकट्ठी होती है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, थोड़ा सा सियासत के ऊपर बात करते हैं सर। खान साहब का जो खत है इसने एक नया मुअम्मा भी पैदा कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए इस खत की नफ़ी कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब कल हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तो 6 नुकात के ऊपर बात की हमारे प्रोग्राम में भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी। क्या समझते हैं इस खत की कोई नई हिकमत अमली थी? बानी पीटीआई ने खत क्यों लिखा और इस खत में कौन से नकात शामिल थे और जो सिक्योरिटी ज़राए नहीं मान रहे? बस देखिए, मेरे ख्याल से खत लिखा है नहीं लिखा है ये तो जाहिर है फैसल चौधरी साहब ने बता दिया कि खत लिखा गया है। अब उन तक कैसे पहुंचा नहीं पहुंचा ये अलग बहस है, लेकिन मीडिया के ऊपर आ चुका है 6 नुकात। इस हुकूमत के पास कोई वे आउट नहीं है। जो इस वक्त बहरान है, जो इस वक्त मुश्किलात है मुल्क को दरपेश, उनसे निकलने के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है। ये 6 नुकात अगर कोई पढ़ ले और उस पर अमल दरामद करा ले तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन वे आउट है इन मुश्किलात से निकलने का। तो इमरान खान ने अपने आप को एज ए स्टेट्समैन साबित किया हुआ है, क्योंकि एक तो वो जेल में है, उनके लिए मुश्किलात अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मुश्किलात का उन्होंने जिक्र नहीं किया, मुल्क की मुश्किलात का जिक्र किया है, आवाम को दरपेश मसाइल चैलेंजेस का जिक्र किया है। तो ये अच्छी बात है और मेरे ख्याल से उन तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतों को जो समझती है कि ये मुल्क जो है आगे जाना चाहिए तो उनको इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। ये किसी के अना तोड़ने के लिए नहीं है बल्कि ये मुल्क के लिए है। ऐसा ना हो कि मतलब से हम इसी को दोबारा सियासत का नजर कर दें कि जी ये तो फिर आपने देखा कि कुछ बदबख्त जो हुकूमती लोग हैं वो भी तो आप देखें मजाक उड़ाना शुरू कर रहे हैं। तो ये मजाक का वक्त नहीं है, ये मुल्क वाकई मुश्किल में है। इसको मुल्क मुश्किल से निकालने के लिए अगर आपके पास कोई हल नहीं है तो हम आपको हल दे रहे हैं, इस पर अमल करें। और दूसरी बात ये कि देखें इस मुल्क के अंदर जो अफगानिस्तान की तरफ से जो चैलेंजेस अभी दरपेश हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, वो अब उन दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए फौज तो कुर्बानियां दे रही है और लेकिन उसके साथ साथ कौम का उनके साथ खड़ा होना बहुत लाजमी है। तो खान साहब ने इस पे भी जिक्र किया है कि फौज हमारी फौज है और कुर्बानियां दे रही है। मैं उनको ओन करता हूँ, उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये
कि जो खलीज बन रहा है अवाम और फौज के दरमियान, ये खलीज नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान इदारे को भी होता है, इससे नुकसान पाकिस्तान को भी होता है। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि अब जो ग्रैंड अलायंस की कोशिश की जा रही है आप लोगों की जानिब से, क्या आपको लगता है कि मौलाना साहब आप लोगों का साथ देंगे और ये कामयाब हो जाएगा? फिर 8 फरवरी को भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए, ग्रैंड अलायंस इस वक्त की जरूरत है। जब भी मुल्क में ऐसी फस्ताई कुव्वतें आ जाती हैं और काबिज हो जाती हैं बगैर किसी मैंडेट के, तो उनके लिए हमेशा ये होता है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी हैं वो हमेशा इकट्ठी होकर स्ट्रगल करती हैं। तो इस वक्त तो स्ट्रगल अगर मौलाना साहब कर रहे हैं तो वो भी अलग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो हम भी सोलो कर रहे हैं। तो बेहतर तो ये है कि सारी पार्टियां इकट्ठी होकर इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हों और स्ट्रगल करें पॉलिटिकल। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि। लेकिन शौकत साहब, क्या आप समझते नहीं, आखिर में मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जहाँ पे शायद खकान अब्बासी बैठे होंगे, मौलाना फजलुर रहमान बैठे होंगे, आप लोग भी बैठे होंगे, तो बार बार वो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं कंसल्ट करेंगे? फिर मेरा ख्याल है सबकी सुन के मिल बैठ के आगे चलना होगा ग्रैंड अलायंस को भी। नहीं, देखिए ग्रैंड अलायंस से देखें, तहरीक इंसाफ को कोई माइनस कर नहीं सकता है, ना नजरअंदाज कर सकता है। इस मुल्क के अंदर एक ही तो सियासी कुव्वत है जो चारों सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, सब में आपको तहरीक इंसाफ ही नजर आएगी। तो इतनी बड़ी पार्टी को दीवार से लगाने से फायदा मुल्क को तो नहीं हो रहा है। और अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, अवाम के उस पर आप कदगने लगा रहे हैं, आप उनको उनकी ख्वाहिशात को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। ये खतरनाक है। और यही चीज़ इमरान खान ने वाज़ेह की है कि देखें, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आप पूरे ख़त में देखें, कुछ नहीं मांगा है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की मुश्किलात का जिक्र किया है, उसका हल दिया है। तो जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं, क्योंकि हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है, इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब किया है कि उनके पास इख्तियार है इस वक्त। और इख्तियार है, और अब देखना होगा कि ग्रैंड अलायंस आगे जाता है तो फिर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त की कमी है, इस वजह से हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी थी और बहुत सारी बातें रह भी गई हैं। तो इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहता ही है, हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को लेते रहते हैं और बातचीत जारी रहती है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। स्टे विद अस। कुछ ख़वातीन आज़ाद खेलों की हम बात करते हैं, इस सेगमेंट में ज़्यादातर क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे खेल हैं। खेल क्रिकेट के साथ ना, हाँ एग्जैक्टली। खेल के मैदान की अगर बात की जाए तो खेल का मैदान हमेशा से हुनरमंद खिलाड़ियों के लिए खुला रहता है, लेकिन जब कम उम्र बच्चे गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं तो एक बड़ी बात बन जाती है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नहीं बल्कि 2 नन्हे मुन्ने बासलाहियत खिलाड़ियों से, और उसके साथ साथ जिन्होंने अपनी कम उम्री में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में धूम मचाई है। 58 किलोग्राम कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें अपनी महारत दिखाने वाले महाद अली हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अपनी सलाहियतों को निखारा है। कोचिंग में महाद के भाइयों ने हमज़ा अली मलिक और अब्दुल मन्नान, और उनके साथ साथ इनके भाई हमज़ा हमारे साथ आज मौजूद हैं, और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि ये ताइक्वांडो की दुनिया में किस तरह से आई, ये महारत हासिल करने का शौक़ इनको कहाँ से पैदा हुआ, और इसके ख्वाब के पूरा करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कराटे किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, क्या कुछ होता है, ये तमाम तर चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमज़ा अली मौजूद हैं, जो बड़े भाई भी हैं, खुद भी स्पोर्ट्समैन है, ताइक्वांडो भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, यू नेम इट, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो ये खेलते हैं। हमज़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमज़ा कोचिंग करते हो और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ना? गोल्ड मेडलिस्ट इधर मौजूद हैं, ये हैं जी, हमज़ा भी हैं। लेकिन आज जो है वो हमारी जो क्या कहते हैं महफिल की रौनक हैं, वो महाद अली हैं, और उनके साथ साथ अब्दुल मन्नान है। आप तीनों को मैं वेलकम करता हूँ। जी हाँ, आप तीनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमज़ा आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप स्पोर्ट्स कर से आपका ताल्लुक बहुत पुराना है, मतलब जिस तरह अभी आप ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे, तो किस तरह से आप कोचिंग की तरफ आए और इससे पहले क्या क्या आपने किया, किस तरह से आपने खेला और क्या क्या जीता? थैंक यू। मेरा जो था इंटरेस्ट डेवलप था स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा, तो होता ये था कि जी जैसी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आई तो उसके अंदर हिस्सा लेना और फिर उसके बारे में नॉलेज रखना कि वो किस तरह की जाती है और फिर उसको करते रहना, परफेक्ट करते रहना। मैं इंटर कॉलेज लेवल पे गया तो मैंने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट की। अच्छा। फिर मुझे ये बॉक्सिंग, MMA इसके अंदर प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरा ये शौक़ इतना डेवलप हो गया कि मैंने इसके अंदर भी स्टार्ट कर दिया अपना। फिर जब मैंने सुना कि जी मेरे भाई का अब टूर्नामेंट आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मैंने प्रैक्टिस की और मैं अपने भाई को हारने को ना सिखाएं। तो मैंने जो था ना महाद की ट्रेनिंग की और महाद को कोच किया।
फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो फिर महाद ने गोल्ड मेडल और ये बताइएगा कि इससे पहले कि हम महाद की तरफ जाएं, आप एज ए कोच किस तरह से अपनी लाइफ को डिफाइन करेंगे, क्योंकि कोच भी हैं आप और खिलाड़ी भी हैं, और क्या आप सारी सलाहियतें आपने महाद के ऊपर लगानी है, अपनी खुद जो भी आपकी कुछ खेल है गोल्स उसको हैं? भी कैरी ऑन करना है? मैं अपनी भी कैरी ऑन करता हूँ, अपने भी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें लेके चलता रहता हूँ साथ, मगर एज अ कोच अगर देखा जाए तो होता ये है कि आप अगले बंदे को अंडरस्टैंड करते हो और आप उसको समझाते हो, आप उसके अंदर देखते हो कि उसकी वीकनेस क्या है और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो। तो आपको चाहिए कि आप जो है सब्र के साथ और कंसिस्टेंसी रखो बिल्कुल। और उसको जो है आगे प्रोसीड करते जाओ। तो उसको मैं अपनी लाइफ के अंदर भी चेक करता रहता हूँ। तो वो जो है इस तरह है कि आप अगर मैं कोई स्पोर्ट्स है उसके अंदर जाहिर सी बात है आप हमेशा जीतते नहीं हो, हारते भी हो। तो जब आप हार रहे हो तो बजाय उससे डिसहार्ट होने के, बजाय उसको नेगेटिव थिंकिंग करने के, आप देखो कि आपने गलती किस किस जगह पे की और उसको सुधारने की कोशिश करो। जब आप अपने आप को ठीक कर सकते हो तो फिर आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हो। बिल्कुल जी। महाद की जानिब अब बढ़ते हैं। महाद, आप तो बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं, बताएं मुझे तो नहीं मार पड़ने लगी? नहीं। क्या कुछ किया और किस तरह से सीखा, किस तरह से भाई ने सिखाया और फिर गोल्ड मेडल जीत कर कैसा लगा? मुझे जी गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लगा। बाकी भाई ने मुझे सिखाया था घर में वो मुझे किक्स की प्रैक्टिस कराते थे। बाकी वो बोलते थे कि डबल किक किस तरह करनी है यूँ। और ये बताइएगा महाद कि अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता चला कि आप बड़े शरारती हैं। हाँ। तो अभी आपकी बातें नहीं निकल रही, इसकी क्या वजह है? शर्मा रहे हैं? शर्मीला हो गया? अच्छा, ये बताएं कि कैसा रिएक्शन होता है आपके फ्रेंड सर्कल में जब आप मेडल जीत कर आए? क्या रिएक्शन था? मार शार उनको भी पड़ती है, बच्चों को भी जो आपके साथ होते हैं या नहीं? जी सबको पड़ती है, मगर वो उन्होंने मुझे बोला था सबको पड़ती है। मुझे सारों ने बोला था, टीचर्स ने भी बोला था कि आपने जीत के आना है, अगर आप जा रहे हैं तो जीत के आना है। अच्छा। तो बस वो सारों ने उम्मीद रखी हुई थी और बस मैं जीत। ज़बरदस्त हो गया। मनान साहब आपकी तरफ आते हैं, हमजा भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, महाद ने भी गोल्ड ले लिया। आप कब तक गोल्ड मेडल लेंगे और आपकी जो ताइक्वांडो की तैयारी है वो किस हद तक पूरी है और आप नेशनल चैंपियन कब बनेंगे? देखते हैं, अब इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में फाइट भी करेंगे। अच्छा। और तो अब्दुल मनान, अभी आप कौन सी क्लास में हैं और किस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं? जिस तरह महाद ने बताया, इस तरह आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, और कॉलेज के बाद जब आए अपना स्टडीज़ करके फिर प्रैक्टिस। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और स्टडीज़ करके प्रैक्टिस भी करते हैं। हमजा, आपकी तरफ आऊँगा। ताइक्वांडो के खेल के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर महाद की और मन्नान की बात की जाए तो इनमें आपको किस किस्म का पोटेंशियल नज़र आ रहा है? इनमें ये है कि हमारे पास नेचुरली जो है वो स्टेमिना है, ठीक है। और ताइक्वांडो जो कोई भी स्पोर्ट्स हो उसके अंदर आपको स्टेमिना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका, ठीक है। अगर आपके अंदर वो नहीं होगी स्ट्रेंथ लेवल तो आप खुद ही जो है ना गिर जाओगे। तो इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इनका स्टेमिना इतना है, और जो है दूसरा वो कुछ जेनेटिक्स इस तरह के हैं कि वो पहले से थोड़े से ना जानदार हैं। अच्छा हमसा, ये बताएं जब आप इनको प्रैक्टिस कराते हैं या फिर आप भी इनके साथ करते हैं तो कौन ज़्यादा इन दोनों में से टफ टाइम देता है, महाद या फिर अब्दुल मनान? टफ टाइम तो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट ही देते हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे लेकिन इधर तो गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो बिल्कुल ऐसे खामोश हैं जिस तरह के। अच्छा, वो उनको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है गजल, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में साबित कर रहे हैं मैं छोटा भी हूँ, बड़ा शरीफ हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं वो बहुत तेज है ना। महाद, ये बताएं कि जिस तरह से आप अपनी ये ट्रेनिंग भी करते हैं, आपकी स्टडीज इफेक्ट होती है इससे या फिर नहीं? आपका एक टाइम टेबल है? नहीं, टाइम टेबल है, पहले स्टडीज होती हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही। स्टडी बोर नहीं करती? नहीं। अच्छा, स्टडी जब पहला आप बच्चा है जिसको स्टडी बोर नहीं करती ना। अच्छा, ये बताएं जब आप इस मुकाबले के लिए गए थे, ज़ाहिर है आपका जो सामने वाला हरीफ था, आपका ओपोनेंट, उसकी भी अच्छी तैयारी होगी, आपको डर लगा कि मैं हार जाऊंगा या कुछ इस तरह की फीलिंग्स थी आपकी? जी, मुझे एक दिन पहले डर लग रहा था, मगर अब्बू ने फिर उसके बाद बोला था कि जो डर गया वो मर गया। और फिर उसके बाद बस, मतलब हेड कोच भी हैं वालिद साहब। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आपको कुछ चैलेंजिंग भी लगा उस दौरान के, बहुत मतलब मुश्किल है मुकाबला, मुझसे नहीं होगा? जी, वो उस वक्त उनका वेट मेरे से थोड़ा ज़्यादा था, मगर वो फिर भी उनकी जो थी किक्स थी वो अच्छी थी। अच्छा मनान साहब, आप ये बताइए कि आपकी कोचिंग भी जारी है, लेकिन आपस में कभी लड़ाई हुई आपकी? नहीं हुई तो घर में हुई होगी? घर में वैसे हो जाती है, लेकिन उसमें भी किक्स का इस्तेमाल होता है उसी तरह से? कभी कभी। अच्छा, मतलब कि फाद साहब आपको, माद साहब आपको टफ टाइम देते हैं? जी। ठीक हो तो गया। आप नहीं देते?
आप नहीं देंगे घर से तो फिर आगे कैसे जाएंगे? नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ ना थोड़ा। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा आप ख्याल रख लेते है। हैं। लेकिन तारीफें कोच साहब भी छोटे की कर रहे हैं, है ना? अच्छा सर, ये अगर टाइक्वांडो की बात की जाए, नेशनल चैंपियन बन चुके हैं 58 kg कैटेगरी में, माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसमें इंटरनेशनली आप इनको कहाँ तक देख रहे हैं? इंटरनेशनली कहाँ तक जा सकते हैं? कौन कौन से खेल में ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं? जी, अगर देखा जाए तो इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो ये अगर किसी भी स्पोर्ट्स में जाए तो ये कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में मेरे दोनों भाई जो हैं वो दोनों स्विमिंग करते हैं और ये लोग स्विमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये मुझे बीट कर जाते हैं तो फिर तो इनका है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये लोग जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी चूज़ करते हैं उसके अंदर ये अपना बेस्ट दिखाते हैं। वो असल में होता ही है कि वो उन्होंने बड़े भाई को हराना होता है और उसके अंदर वो अपना बेस्ट दिखा देते हैं, तो मुझे फिर नज़र आ रहा होता है कि यार ये लोग मेरे से बेहतर है। अच्छा, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मतलब कि कोच को भी ये टफ टाइम देते हैं। हाँ, जाहिर है कोच को टफ टाइम मिलेगा। ये बताया नहीं कि उस्ताद की कुर्सी में बैठते हुए फेल हो जाता बंदा। बचपन की बातें वो हम खुद भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना कि यार चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अच्छा अब्दुल मनान, आपके क्या गोल्स हैं? मतलब इसके अलावा भी, ताइक्वांडो के अलावा भी आपको कोई इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में या फिर नहीं? है स्विमिंग में। अच्छा जी। तो आपने की है कभी? जी। अच्छा, तो अब क्या जब आप स्विमिंग करते हैं तो कोई डर वगैरह आपको नहीं लगता? बिल्कुल कुछ चैलेंजिंग नहीं होता? नहीं, स्टार्टिंग में डर लगता था लेकिन अब पानी साथी बन गए, अब नहीं डर लगता। और महत की कोई इसके अलावा कोई एक्टिविटी? जी, मैं स्विमिंग भी करता हूँ और कभी कभी क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते हैं। अच्छा सर, ये जो स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, फिर उसके बाद ताइक्वांडो है, आखिर में मुझे बताइएगा कि ये सारी गेम्स हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में भी होती हैं, स्विमर्स भी वहाँ पे होते हैं, तो अगर आप इन सारी कैटेगरीज के लिए अप्लाई करें तो एक प्लेयर क्या 3-4 कैटेगरीज के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इस तरह तो नहीं होता। आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर शो कराना होता है कि आप उस फील्ड के अंदर अच्छे हो। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि आपको हर जगह जो है ना इस तरह हाथ पैर, बेशक आप उसकी नॉलेज रखो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसमें पार्टिसिपेट करो, मगर आप किसी एक चीज़ को लेके पक्का रखो उसके अंदर। जैसे महद है, उसने टाइक्वांडो के अंदर अपने आप को पक्का रखे, अब्दुल मनान है वो अपने आप को स्विमिंग के अंदर पक्का रखते हैं। तो इस तरह की जो है, जैसे अब मैंने अपने आप को बास्केटबॉल में पक्का रखा था, तो आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रखो और फिर आप उसके अंदर अपना बेस्ट परफॉर्म करते जाओ, ताकि जो है कल को जब आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे जाओ तो भी आप उसके अंदर जो है परफेक्ट रहो। ठीक हो गया हमजा, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। अच्छा, उसके साथ साथ महद साहब आपका भी शुक्रिया, बोला करें जिस तरह फाइट करते हैं उस तरह बोला भी करें। अब्दुल मनान आपका भी शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये कोई और टाइटल भी ख़वातीन वज़ात लेके आएंगे और उसके बाद हम इनसे एक दफ़ा इसी जगह पर मिलेंगे, यहीं पे इसी जगह पे मिलेंगे और इनका इंटरव्यू भी लेंगे। और उस वक्त हमारी खुशी का जो लम्हा होगा या आलम होगा वो ज़्यादा इस वजह से होगा कि हम पहले इनको बुला चुके हैं। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। अब हम एक सफ़र की बात करेंगे। अच्छा, सफ़र की जब गज़ल बात करें तो सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्तों की कहानी है, तजुर्बात और यादगार लम्हात का मजमुआ है। आज हम आपको एक ऐसे गैर मामूली सफ़र की दास्तान सुनाएंगे जहां एक पाकिस्तानी ने इस्लामाबाद से बरतानिया तक का सफ़र बजरिया जहाज़ नहीं, बजरिया कार किया है। जी हाँ। ये एक हैरत अंगेज़ और जुर्रतमंदाना मुहिम थी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की सरजमीन से गुजरते हुए हैरत अंगेज़ मनाजिर को कैप्चर करते हुए सकाफती रंगों से भरपूर तजर्बात भी इसमें शामिल थे। और इस सफ़र में क्या चैलेंजेस दरपेश आए, रास्ते में कोई मुश्किलात हुई या नहीं हुई, और इस नाकाबिले फरामोश सफ़र पर कितना खर्च आया, इन सब के सवालात आज हम जानेंगे। हाँ, इन सब सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि जानेंगे। जावेद अहमद साहब हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। सफर आपका अच्छा था? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। जावेद साहब, अक्सर ना हम एक सवाल करते हैं, सॉरी टू कट यू, कि ये आइडिया कहाँ से आया, और डेफिनेटली आपसे तो ये पूछना ही चाहिए कि ये कहाँ से आया भाई, कि कार पे आपने यहाँ से लंदन का सफर किया? ऐसा है कि मैंने ना, शौक़ तो मेरा बहुत था घूमने का, क्योंकि मेरा काम भी पाकिस्तान में ऐसा हैवी मशीनरी का है, तो मुख्तलिफ साइड्स पे पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट मैंने सारा ही देखा हुआ है। तो अमूमन देखता था कि गोरे या ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूरोप से, यूके से पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं बाई रोड अपनी गाड़ी पे, तो मैंने भी कहा कि क्यों ना हम पाकिस्तानी भी करें। हाँ। तो बस जी, अल्लाह का नाम लिया, थोड़ा बहुत प्रोसेस जो था वो पता किया और निकल पड़ा। और सोलो यहाँ से मैंने ये ट्रैवल किया इटली तक। सही। इटली में फिर मेरे एक दोस्त थे, उनको बुला लिया, वहाँ से फिर हम ज्वाइन कर लिया और उसने भी, और अब घूमते रहे। थोड़ा सा कंपेनियन आपके साथ आ गए तो आपने अच्छा सफ़र कर लिया। जावेद साहब, ये बताएं कि आपको कुछ चैलेंजिंग भी लगा? इतना सफ़र आपने किया, लंदन तक आप गए, उससे फिर आगे दूसरी कंट्रीज़ में भी आप गए। जी जी। चैलेंज थोड़ा सा मुझे अपने बॉर्डर पे मसला हुआ। सही।
मतलब तफ्तान बॉर्डर पाकिस्तान से जब इस्लामाबाद से निकला तो ईरान वाया में गया मुश्किलात तो थी। अपना जो बॉर्डर था वो तफ्तान बॉर्डर हमें था। अपनों ने लूटा, गैरों में गैरों कहा में दम कहा था, दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी में जा- पानी कम था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मुझे थोड़ा सा बॉर्डर पे उन्होंने किया। उसके बाद जो उन्होंने प्यार दिया ना ओवरसीज ने तो दिया ही दिया भाइयों ने, जो गोरों ने दिया है अच्छा मैं बयान नहीं कर सकता। सही। और वो जो हाइप भी साथ साथ बन गई थी कि पाकिस्तान से एक शख्स आया है कार के जरिए और कार लेके आया, पूरे यूरोप की उसने सैर की और लंदन तक गया, और ये हाइप किस तरह बनी? ये मेरे दोस्त थे बिशारत साहब, उन्होंने एक वीडियो डाली, लग्जमबर्ग में था, सुबह मॉर्निंग में हम लोग उठे तो स्नो फॉलिंग हो रही थी, तो हमने ऐसी एक वीडियो बना के डाल दी, तो वो निकल पड़ी और बस उसके बाद तो पूछे ना आप। अच्छा अभी आपका YouTube भी मोनेटाइज हो चुका है? हाँ बिल्कुल। यूट्यूब चैनल जब मैं टर्की पहुंचा ना तो मैंने अपने लड़के इब्रार को कहा कि यार एक ऐसे करो कि यूट्यूब चैनल बनाओ, क्योंकि मुझे तो जब मैं पाकिस्तान से जर्नी स्टार्ट करने लगा था ना तो मुझे यूट्यूब पे ग्रीन पासपोर्ट पे कोई नज़र नहीं आया कि मेरी ज़रा रहनुमाई हो जाती कि बॉर्डर एक्सपीरियंस को कितना खर्चा कुछ भी। तो मैंने उसके कहा यार ऐसे करते हैं कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी नेक्स्ट टाइम ये सफ़र करना चाहे उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अंकारा में हमने ये चैनल बनाया। अभी हम ग्रीस नहीं पहुंचे थे, नेक्स्ट डे यानी कि विद इन 24 आवर्स बाद जब चैनल भी मोनेटाइज हो गया और लोगों के इतने सवाल कि हम लोग फीलिंग्स थी आपकी उसके बाद? बहुत हैरान कुन से भी आगे। ये जो सवाल है ये बड़ा वैलिड सवाल है कि जब आपने ये सफर स्टार्ट किया था तो क्या आप ये सोच रहे थे कि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि आप मॉर्निंग शो में आएंगे और अपने सफर को डिस्कस करेंगे? आपकी लाइफ चेंज होने वाली है? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। हाँ। मेरा प्लान था सीधा पाकिस्तान से निकलूंगा, लंदन जाऊंगा, डायरेक्ट 7 दिन का सफ़र था मेरा। लेकिन जब मुझे बॉर्डर का एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा, लोगों का प्यार देखा, चैनल बन गया, चैनल फिर बनाया, पहले नहीं था, मेरा चैनल था ही नहीं। अच्छा। और वो अगले दिन मोनेटाइज भी हो गया। तो फिर मैंने ये 16-17 मुल्क एक्सप्लोर किए शेंजन के। उसके बाद एंड मैं गया, टोटल ये 28 दिन का मेरा सफ़र था पाकिस्तान से लंदन, और इसमें 17 मुल्क एक्सप्लोर किए और 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने। अच्छा जी 15,000 किलोमीटर। जी। तो आपको बिल्कुल, आप तो हमें भी हैरत अंगेज कर दिया है कि किस तरह से। अच्छा ये बताएं कि इस दौरान आपका एस्टिमेट ही बता दें कितना कुछ आपका खर्चा आया है? एस्टिमेट रफली बता दें। एस्टिमेट ऐसे है कि पाकिस्तान से निकल के ग्रीस तक तकरीबन मेरे पाकिस्तानी 1,30,000-35,000 रुपये खर्चा, उसमें पेट्रोल, होटलिंग, खाना पीना सब कुछ सिर्फ 1,30,000 1,30,000 या 35,000 रुपये। अच्छा। उसके बाद क्योंकि बिशारत ने मुझे ज्वाइन कर लिया तो कुछ खर्चा उन्होंने भी किया, कुछ मैंने भी किया। तो वो गाड़ी के जिस दिन गाड़ी हमने छोड़ी था पोर्ट पे, तो फ्राइडे का दिन था, 5 बजे पोर्ट बंद होना था, तो 4:30 बजे गाड़ी वहाँ पे छोड़ी, बस हबड़ दबड़ में कुछ चीज़ें मैं निकालना भूल गया। अच्छा। वो जैसी गाड़ी वापस पहुँचेगी कराची, इंशाल्लाह रमज़ान तक पहुँच जाएगी, तो इंशाल्लाह प्रॉपर मैं अपने उस जो यूट्यूब चैनल बनाया ट्रैवल विद जावेद, उसमें प्रॉपर मैं सारे खर्चे सब कुछ बता दूँ। अरे ये बताइएगा कि गाड़ी का खर्चा तो आपने बता दिया। जी। अब जो शख्स इस वक्त आपको सुन रहा है, जी। बहुत सारे लोग होंगे जो ये प्लान कर सकते हैं, किसी ने लंदन जाना होगा, किसी ने यूरोप जाना होगा। आपके वीज़ास कितने लगे? आपके वीज़ास के बाद आपके गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से हुई, और क्या ये इस प्रोसेस में आपके पाकिस्तान में कितने दिन लगे? ये पाकिस्तान में जो सबसे पहले गाड़ी का बताता हूँ कि गाड़ी का क्या तरीका। गाड़ी से स्टार्ट कर। इसके लिए ये होता है कि गाड़ी आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अच्छा। और उसके बाद पाकिस्तान में एक इदारा है लाहौर में, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वालों का, ये एक ही इदारा है। सही। तो पूरी दुनिया में ये लॉ ये है कि जितनी गाड़ी की कीमत होती है इतना आपको वहाँ पे डिपॉजिट छोड़ के जाना पड़ता है। जब आप गाड़ी वापस पाकिस्तान आएगी तो आप उनसे रिफंड ले लेते हैं। सही। और वो रिटर्न हो जाएगा वो उसी टाइम हो जाता है। और एक 80,000 रुपये शायद फीस है इनकी, वो नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है। लेकिन हमारे जो ऑटोमोबाइल वाले बहुत अच्छे हैं, ये ऐसा नहीं करते। अब देखें, मतलब मेरी गाड़ी तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 6 मिलियन मालियत होगी, उन्होंने टोटल 2 मिलियन मुझसे डिपॉजिट लिया। हाँ। तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी कस्टम इतना ज़्यादा है गाड़ियों का, तो ये गाड़ी क्यों छोड़ के आएगा, बाहर तो गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। सही बात। तो बहुत कोऑपरेट करते हैं यहाँ वाले जो हैं। तो उसके बाद वीज़ास की कहानी सुनाइए। वीज़ा उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास कितने दिनों में मिला ये भी बताइए। वीज़ा जो है ना, ईरान का स्टार्ट कर लें। ईरान का तो मुझे विद इन 1 डे मिल गया था। वन डे मिल गया था। टॉक अबाउट तुर्की मेरे पास शेंजन वैलेट था तो मैंने ई वीज़ा ले लिया। अच्छा। अब ई वीज़े पे भी मुझे शुरू में ये मसला था, मैं जा पाऊंगा कि नहीं। ऑन एयरपोर्ट पे तो प्रॉब्लम ई वीज़े पे कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे ये किसी दोस्त ने कहा था कि जब अगर ई वीज़े पे बॉर्डर पे जाओगे उनके पास एक्सेस नहीं है इस चीज़ की, ई वीज़े की, मे भी आपको यहाँ से वापस भेज दें। सही।
डर में थे आप? थोड़ा ये मुझे डाउट भी था कि मे बी देखिए यहाँ से 1650 किलोमीटर तफ्तान बॉर्डर, उसके बाद 3100 किलोमीटर आगे ईरान टर्की बॉर्डर, 5000 किलोमीटर आदमी ड्राइव करके जाए, उसके बाद पता चले कि ये आप क्रॉस नहीं कर सकते ई पे। तो इस सिलसिले में यहाँ पे जो टर्की एम्बेसी का एक अंतालिया वाले इस्लामाबाद बिलू एरिया में, मैं उनके पास भी गया निकलने से एक दिन पहले। उनसे मैंने पूछा कि मेरे पास इस तरह एक ई वीज़ा है, मैं इस पे ट्रैवल कर सकता हूँ? तो आगे से वो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ उनकी जवाब सुन के। कहते हैं अच्छा बाई रोड भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने उन्हें कहा ऐसा ना करें, मुझे देखे मैंने इतना लंबा सफ़र करना है, तो आप मेरी कोई रहनुमाई कर दें इस मामले में। बिल्कुल। तो वो कहते हैं जी हम इसमें कुछ नहीं आपको कह सकते, आप ऐसा कि इनसे इमिग्रेशन वालों से पूछे। तो मैंने कहा इमिग्रेशन वाले, पाकिस्तान इमिग्रेशन से मैं पूछूंगा, उन्हें तो एतराज़ नहीं, मैं अपने मुल्क से जा रहा हूँ, वीज़ा लेके जा रहा हूँ, वो तो जाने देंगे। लेकिन ये 5000 के बाद अगर मैं वापस होता तो मुझे थोड़ा सा होगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं दिया उन्होंने। अल्लाह के आसरे पे जी टोटल सफ़र किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और जो यूके का वीज़ा है वो कितने अरसे में लगा? शेंजन का मेरे पास स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा था, और वो एक्चुअली मेरे पास था सिंगल एंट्री वीज़ा था। सही। अगर मेरे पास मल्टीपल एंट्री होता तो मेरा रूट भी दूसरा होता जाने का, यानी मैं बल्गारिया से एंट्री लेता और सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया से जाता। अब मेरे पास सिंगल एंट्री वीज़ा था, तो मुझे ऐसी कोई अवेयरनेस भी नहीं थी। तो मैंने टर्की से ग्रीस का बॉर्डर लिया, ग्रीस से फेरी के जरिए इटली चला गया, और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी प्रॉपर स्टार्ट की। और अब आगे का अभी कुछ प्लान है या नहीं? आगे मैडम मेरा यहाँ पे वैसे तो आप सब कुछ ही लेकिन एक बात रह गई है गजल, सॉरी, मैप किस तरह चलता था? इंटरनेट रोमिंग करवाया हुआ था, क्या था? हाँ, मैप का ये था कि ईरान में यूएस की सैंक्शनें लगी हुई, वो कोई प्रॉब्लम है, वहाँ नेट नहीं चलता। हाँ, ईरान में बिल्कुल। उससे आगे जैसे आप टर्की इंटर हो जाते हो, फिर आगे आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट की सिम मिल जाती है ईजी, बॉर्डर के आगे से किसी भी शहर से, उसमें आगे प्रॉब्लम नहीं है। ईरान में थोड़ा सा है। चले, थैंक यू सो मच जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और वी विश कि आप आगे भी इसी तरह दूसरे कंट्रीज को भी एक्सप्लोर करें, और फिर आप हमारे साथ इसी सेट पर मौजूद हों, और दोबारा से हम अपने शो में आपको बुलाएं और आपसे बातचीत करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लोर किए डिफरेंट कंट्रीज, यकीनी तौर पर आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और अब बहुत से लोग आपके तवस्सुत से, हमारे चैनल के तवस्सुत से आपको देख रहे होंगे, और बहुत अब प्लानिंग कर रहे होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है ना। और मुझे तो लगता है हसनैन आपने माइंड में प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। मैं जावेद साहब से बोलूंगा कि मुझे साथ लेके जाइए। हाँ जी, एग्जैक्टली। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे स्टे विद अस। हम बात करेंगे खूबसूरत मुस्कुराहट के हवाले से। पहले हमने सफर के हवाले से बात की थी, अब अच्छी मुस्कुराहट भी बहुत जरूरी है। जाहिर है जब आप सफर करते हैं तो साथ में मुस्कुराना भी होता है। तो खूबसूरत मुस्कुराहट और सेहतमंद दांत सिर्फ हुस्न का नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर आपकी सेहत का भी राज होते हैं, क्योंकि दांतों की बनावट और तरतीब चेहरे की कशिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर आपके दांत टेढ़े हैं, या फिर किसी भी किस्म की बेतरतीबी आपके दांतों में, टेढ़े हैं, ऊपर नीचे हैं, तो वो सिर्फ खूबसूरती पर असर नहीं डालती, बल्कि आपकी पूरी जो लाइफ होती है, आपकी सेहत होती है, उसका भी मसाइल का सबब बनते हैं। लेकिन जदीद दंदान साजी में ब्रेसेस का इस्तेमाल एक मौसर इलाज के तौर पर सामने आया है, जो दांतों की तरतीब दुरुस्त करने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन क्या ब्रेसेस वाकई ज़िंदगी भर के लिए ज़रूरी है, या फिर एक टाइम लिमिट होती है उनकी, और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और उनके इस्तेमाल से के दौरान एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी है जो आपको अपनानी चाहिए? तो ये तमाम तर सवालात हैं छोटे छोटे, जो हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे आज इन तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 051-890-1008 पे, और हमारा दूसरा नंबर है 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना तारिक। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम ब्रेसेस के हवाले से बात करें, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कीजिए कि ये जो दांत आपके टेढ़े होते हैं, किसी की शक्ल बिगड़ी होती है दांतों की वजह से, ये क्यों होता है? बचपन में कुछ गलती करते हैं आप, इस वजह से होता है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में अवेयरनेस अभी तक लोगों में इतना कॉमनली नहीं है। तो इसकी जो है आई विल एलैबोरेट इट, मतलब आई विल क्लासीफाई इट। बेसिकली इसकी एक जेनेटिक कॉज होती है जो कि प्री डिटर्मिन्ड है, वो आपने डेवलप करनी है। दांतों में टेढ़ापन या ये वो डिटर्मिन्ड होता है आपका बाय बर्थ, वन थिंग। सेकंड थिंग इज कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो सम वे और द अदर हमारी गलतियों से होता भी है और हमारी गलतियों से नहीं भी होता। तो जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि जो दूध के दांत हैं वो अपने टाइम से पहले ना गिरें, उसमें सफाई का बहुत ज़्यादा रोल आता है।
और जो हम फीडर्स माएँ बच्चों के मुंह में छोड़ देती हैं, उसकी वजह से दांतों को जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो वो जल्दी गिर जाते हैं। तो जब वो जल्दी गिर जाते हैं तो नीचे वालों ने जिस जगह पे इरप्ट होना होता है वो अपना पाथ लूज कर जाते हैं, तो किसी और जगह निकल आएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो एक कॉज ये होती है। दूसरी हमारी जो डाइट है आजकल ज़्यादातर प्रोसेस्ड डाइट है, उसमें से भी जो एक्चुअल वियर है दांतों का, जो अपने टाइम पे दूध के दांतों ने गिरना है, पक्के ने आना है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फाइब्रस डाइट की कमी और प्रोसेस फूड की ज्यादती दांतों को ख़राब भी करती है और उसके नॉर्मल जो प्रोसेस है उसको भी डिस्टर्ब कर देती है। और जो मैंने आपको जेनेटिक कॉज बताई उसमें मेजर जो कॉज ये है कि वो टूथ साइज एक पेरेंट पे चला जाता है, जॉ साइज दूसरे पेरेंट पे चला जाता है, तो स्पेस का मसला आ जाता है, तो उसमें दांतों ने ऊपर नीचे ही निकलना। इससे पहले कि गजल आपको ब्रेसेस के वाले से पूछे, वो हमें बचपन में बताया जाता था जो दांत गिरता था वहाँ पे जुबान मत लगाओ, दांत टेढ़ा हो जाएगा। इज इट ट्रू या? हाँ, अगर दांत निकल रहा है और उसके ऊपर आप जुबान से बार बार प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक डायरेक्शन अपनी चेंज कर सकता है। और कांस्टेंट प्रेशर, इट्स नॉट कि आपने ज्यादा प्रेशर लगाया है, अमाउंट ऑफ प्रेशर नहीं होता, इट इज द कांस्टेंट ड्यूरेशन ऑफ प्रेशर। आप किसी जगह पे प्रेशर डालते हैं वो चेंज कर लेगा अपना पाथ। सही। और ये जो डबल दांत कई बच्चों के हमने देखा है कि आगे पीछे निकल, इसकी क्या वजह होती है? जगह की कमी। वो जो जॉ साइज है वो छोटा है, दांतों का साइज बड़ा है, तो अब वो डबल नहीं होते, वो मतलब एक्चुअल नंबर में दांत यूजुअली साइज वही होता है, नंबर वही होता है, लेकिन अब क्योंकि जगह कम थी तो एक आगे निकल आया, एक पीछे निकल आया। सही। अच्छा, ये बताइएगा सना, ये तो आपने एलैबोरेट कर दिया, ब्रेसेस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। कुछ लोग ये लगवा देते हैं, तो क्या ये मुस्तकिल ही लगवाना ठीक रहता है या फिर कोई टाइम लिमिट है? ये इसमें ना डिपेंड करता है कि किस किस्म का प्रॉब्लम है और उसको उस एज पे एड्रेस करना होता है। यूजुअली सिर्फ हमारे लिए जो ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने दांत सीधे कर लेने हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दांत अपने जबड़े के ऊपर तो सीधे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर जबड़ों की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो पहले वो ठीक होगी, उसके बाद आप दांत सीधे कर पाएंगे। तो उसकी जो अलाइनमेंट की ठीक करने की एजेस हैं वो आप जैसे जैसे जो सा जबड़ा ग्रोथ करता अपनी ग्रोथ की पीक पे पहुंचता है, आपने उस टाइम पे एड्रेस करना है। अगर ऊपर के जबड़े की ग्रोथ कम रह रही है, जिसको हम मैक्सिला कहते हैं, तो वो हमने 8, 9, 10 साल की उम्र में एड्रेस करना है। और अगर नीचे के जबड़े की ग्रोथ रह रही है स्मॉल, तो उसमें आपने 12, 13, 14 साल की उम्र में उसको एड्रेस करना है। और अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उस पर हमने वेट करना है कि ग्रोथ ख़त्म हो जाए, फिर हम इनको अलाइन करें। तो उसके बाद जब तक जॉज आपस में प्रोपोर्शनली प्लेस नहीं होंगे, उसके ऊपर आप दांतों को अच्छे तरीके से एस्थेटिकली प्लेस नहीं कर सकते। अच्छा सना, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो ब्रेसेस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इज इट द ओनली सोल्यूशन? क्योंकि अब हम कंक्लूड की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर में मुझे ये भी बता दें इसके अलावा अगर कोई सोल्यूशन है तो। ब्रेसेस की काफ़ी सारी टाइप्स है ना। एक तो हम कॉमनली जो मेटल ब्रेसेस देखते हैं जो सारे बच्चों को लगी होती हैं, ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल भी है। हाँ, प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं इसके। दूसरा ये है कि इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन अवेलेबल इस टाइम पे। उसके अलावा आपकी सिरेमिक ब्रेसेस आती हैं जो कि टूथ कलर्ड होती हैं, नज़र नहीं आती। फिर लिंगुअल ब्रेसेस आती हैं, वो दांतों के अंदर वाली साइड से लगती हैं। फिर आजकल एक अलाइनर्स हैं जो कि ट्रे नुमा चीज़ होती हैं, वो आप कुछ अरसे के लिए लगाते हैं, वो रिमूवेबल होती हैं, आप खुद लगाते हैं, खुद उतारते हैं। तो मतलब इन सब का ये है कि ये इनकी कॉस्ट जो है ना वो कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रेसेस डबल या ट्रिपल आप समझें कि वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो यूजुअली इसलिए हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस नहीं होती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जो कॉस्ट का कंस्ट्रेंट है। नॉर्मल भी लोगों को जो हमारी ब्रेसेस की कॉस्ट है वो ज़्यादा लग रही होती है, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा फील होती है। सही, रिजल्ट सबके सेम होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ ऑपरेटिंग विद दीज थिंग्स। तो स्किल डॉक्टर की होती है, चीज़ें तो बस वैसे ही होती हैं। तो आप सिमिलर रिजल्ट्स मेटल ब्रेसेस से भी अचीव कर सकते हैं, वही रिजल्ट्स आप और कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट इफ़ द पर्सन हु इज़ ऑपरेटिंग, मतलब जो डॉक्टर है, उसको पता है कि इस स्टेज पे ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, मुझे इसको ऐसे मैनेज करना है, तो फिर इट इज़ वेरी सेफ। इसमें कोई इतना वो बहुत ख़तरे वाली बात ऐसी नहीं होती किसी भी सिचुएशन में। ठीक हो गया सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, सना हमारे साथ मौजूद थी जो कि दांतों के हवाले से बात करी थी, मुस्कुराहट की बात की थी गज़ल ने, तो हमने कहा कि सना से पूछ लें कि दांत कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेसेस की बात की, कौन से ब्रेसेस हमें लगवाने चाहिए, और वैसे इन्होंने कहा कि तमाम तर चीज़ें उनका रिजल्ट ठीक होता है, लेकिन कुछ कॉस्टली होती हैं, कुछ जो है वो मिनिमम प्राइस पे भी हो जाती है। डॉक्टर साहबा से दोबारा भी मुलाकात होगी और इनसे दोबारा इस टॉपिक के ऊपर, वक्त की कमी की वजह से हम कॉल्स नहीं ले सके, बिल्कुल, और बहुत सारी कॉल्स भी आ रही थी, सवालात भी कर सके, जो कॉल्स आ रही थी हम उनको थ्रो नहीं कर सके। ख़वातीन हज़रात, सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।